चलो आज सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट के नाम रहेंगे IIR फिल्टर और FIR फिल्टर। ओके, तो एक्चुअली ये फिल्टर आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर डिजिटल फिल्टर्स कहलाएंगे, राइट। तो हम इसे डिजिटल फिल्टर कहते हैं। तो डिजिटल फिल्टर होता क्या है? ओके, तो ये अंडरस्टैंड करेंगे हम यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3। इसमें डिजाइनिंग क्या होगा, डिजाइनिंग के लिए क्या कंपोनेंट लगेगा, कौन से टाइप के एल्गोरिथम आपको यहाँ पर यूज करने हैं, वो एल्गोरिथम के लिए आप यहाँ कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करोगे। तो ये सारी बातें हम इस डिजिटल फिल्टर में लर्न करने वाले हैं। बोर्ड पे आपको बताया है अलग अलग टाइप के फिल्टर्स, राइट। तो क्वेश्चन मेरा पहला रहेगा, व्हाट इज फिल्टर? क्या बता सकते हो व्हाट इज फिल्टर? रिमेंबर, फिल्टर इज अ फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क. It allow you to pass or to stop a specified band of frequency signal. ओके, तो आप इसके द्वारा जो चाहे वो फ्रीक्वेंसी पास कर सकते हो या स्टॉप कर सकते हो. सो दैट्स व्हाई वी विल से इट इज अ फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क, राइट। अब हम यहाँ टोटल 2-3 टर्म जनरली फिल्टर्स में आपने ऑलरेडी एनालॉग फिल्टर में लर्न कर चुके हैं, वह टर्म्स आपको यहाँ बता रहा हूँ. कौन कौन सी टर्म शायद आपको पता होगा, आपने नाम सुने होंगे. पास बैंड, स्टॉप बैंड और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. सामने बोर्ड पर आपको पीबी, एसबी या एफसी बता रहा हूं. तो पीबी बोले तो पास बैंड, एसबी बोले तो स्टॉप बैंड और एफसी यानी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. चलो मुझे बताओ ये इसकी डेफिनेशन क्या है. पीबी हम कब कहते हैं, पास बैंड बोले तो क्या है? पास बैंड मीन्स द स्पेसिफाइड range of frequency signal will be pass. Okay, then we will say it is a pass band. Okay, so in terms of pass band you can find attenuation is 0. Okay, तो कोई भी फ्रीक्वेंसी सिग्नल इस बैंड में स्टॉप नहीं होगा. ओके, यहाँ सारे फ्रीक्वेंसी सिग्नल पास होंगे. सो हम इसे कहते हैं पास बैंड, राइट. सेकंड आता है स्टॉप बैंड. स्टॉप बैंड मीन्स द पर्पस ऑफ स्टॉप बैंड इज टू सप्रेस द स्पेसिफाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्नल. यानी आप उसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी सिग्नल पास नहीं होने देते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसे कहते हो स्टॉप बैंड. सो इन टर्म्स ऑफ स्टॉप बैंड यू कैन फाइंड अटेन्यूएशन इज इनफाइनाइट, राइट. सो वहां अटेन्यूएशन इनफाइनाइट रहेगा तो सारे सिग्नल ब्लॉक होंगे, कोई सिग्नल पास नहीं हो पाएगा. सो हम उसे कहते हैं स्टॉप बैंड. और थर्ड आता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी क्या? जो फ्रीक्वेंसी रेंज को दो पार्ट में ब्रेकअप करे उसे कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. यानी हमारे पास कोई एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्नल दो पार्ट में अगर ब्रेक होगा, यानी हम उसे कहेंगे पास बैंड और स्टॉप बैंड. तो हम कहेंगे जो लाइन वहां पर इंट्रोड्यूस होगी, द सेपरेशन बिटवीन द पास बैंड और स्टॉप बैंड, उस लाइन को हम कहेंगे इट इज अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट. तो इस तरह की 3 टर्म्स या 3 पैरामीटर्स आपने ऑलरेडी एनालॉग फिल्टर्स में लर्न कर चुके हो, राइट. मैं थोड़ा बेसिक रिव्यू ले रहा हूं आपके सामने बोर्ड पर. लो पास, हाई पास, बैंड पास, बैंड स्टॉप और ऑल पास फिल्टर के मैंने वहां ग्राफ शो कर के रखे हैं, राइट. तो एक एक करके देखते हैं. अगर आप लो पास की बात करते हो तो देखिए एक्स एक्सिस पर वहां पर फ्रीक्वेंसी है और वाई एक्सिस पर मैग्नीट्यूड है, राइट. और जनरली लो पास का नाम ही इंडिकेट करता है इट passes the low frequency signal and attenuate the high frequency signal.
तो यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे पीबी और एसबी। पीबी बोले तो पास बैंड, यानी 0 टू एफसी आप सिग्नल पास करोगे जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होंगे। हम कोई तो एक आधी फ्रीक्वेंसी एफसी डिसाइड करेंगे। इन केस एग्जांपल 1 किलोहर्ट्ज अगर डिसाइड की है तो लेस देन 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सिग्नल वहां पास होंगे, और अबोव 1 किलोहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी सिग्नल ब्लॉक होंगे, राइट। तो पास होने वाले सिग्नल को हम कहेंगे पास बैंड, और स्टॉप होने वाले सिग्नल को हम कहेंगे स्टॉप बैंड, राइट। तो ऐसे सिचुएशन आपको वहां ऑब्जर्वेबल रहेगी। आप सीआरओ या फ्रीक्वेंसी स्कोप के ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हो लो पास फिल्टर, राइट। और आप उसे डिजाइन करते हो इन टर्म्स ऑफ एनालॉग विद द हेल्प ऑफ आरएलसी कंपोनेंट्स के द्वारा। ओके, तो आरएलसी कंपोनेंट के द्वारा आप डिजाइन करके लो फ्रीक्वेंसी फिल्टर आप डिजाइन कर सकते हो। उसी तरह आप यहाँ हाई पास, बैंड स्टॉप या ऑल पास फिल्टर भी डिजाइन कर सकते हो। मैं भी ग्राफ में आपको शो आउट कर रहा हूँ कि हाई पास कैसे रहेगा। रिमेंबर, हाई पास बोले तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पास करने वाला फिल्टर एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ब्लॉक करने वाला, राइट। तो ऐसे यहाँ पर ग्राफ में आपको ऑब्जर्व होगा एफ ऑन एक्स एक्सिस और मैग्नीट्यूड ऑन वाई एक्सिस, और वहाँ जो ग्राफ है वह दो पार्ट में ब्रेक है, एस बी एंड पी बी, यानी 0 टू एस बी में आपको वहां दिखाई देगा, 0 टू एस बी में दिखाई देगा आपको यहाँ स्टॉप बैंड, और एफ सी टू इंफिनिटी आपको पास बैंड दिखाई देगा, राइट। तो हम इस तरह इसे कहते हैं हाई पास। तो हाई पास में हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आर गेट पास। एग्जांपल, इफ यू डिसाइड एफ सी इज इक्वल टू 1 के एस जेड, तो ऐसे सिचुएशन में 1 किलोहर्ट्ज के अबोव वाले सारे सिग्नल पास होंगे एंड लोअर सिग्नल 0 टू 1 किलोहर्ट्ज वाले सारे ब्लॉक होंगे, राइट। इसी से हम केस के ऊपर हम बैंड पास सिग्नल देखते हैं, या बैंड पास फिल्टर यहाँ पर देखते हैं। ये रहेगा बैंड पास फिल्टर का ग्राफ, frequency on x-axis and magnitude on y-axis. Here, the graph is broken into three parts: SB, PB, and SB. Band pass बोले तो the specified band of frequency signal are get pass and the remaining signal are get block. आपको रेडियो या आप एफएम वगैरह सुनते हो तो स्पेसिफाइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्नल उसे सेलेक्ट करते हो। एग्जांपल 94 पॉइंट समथिंग या 98 पॉइंट समथिंग, तो वो जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आप सिलेक्ट कर रहे हो तो वो फ्रीक्वेंसी वहां पर आप सिलेक्ट कर रहे हो, या उसी बैंड ऑफ उसी पर्टिकुलर रेंज की फ्रीक्वेंसी वहां पर पास हो रही है और अदर सारी फ्रीक्वेंसी ब्लॉक हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आप ऑब्जर्वेबल करोगे तो ये यहाँ बैंड पास फिल्टर आप ऑब्जर्व करोगे। तो रिमेंबर, अगर आपने यहाँ नियर अबाउट इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और आपने फ्रीक्वेंसी यहाँ डिसाइड की है FC1 और FC2, FC1 है फॉर एग्जांपल 4 किलोहर्ट्ज और FC2 है 5 किलोहर्ट्ज। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में 4 और 5 किलोहर्ट्ज वाली जो फ्रीक्वेंसी है, बिटवीन जो फ्रीक्वेंसी है वही पास बैंड में पास होगी, और 0 टू 4 किलोहर्ट्ज या अबव 5 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पूरा का पूरा ब्लॉक होगा। रिमेंबर, ऐसे यहाँ पर पास बैंड बैंड पास फिल्टर आप शो आउट कर सकते हो। रिमेंबर, ओके। सेम बैंड स्टॉप फिल्टर है। बैंड स्टॉप यानी यहाँ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सिग्नल आप ब्लॉक कर रहे हो एंड रिमेनिंग सिग्नल आप यहाँ पर पास आउट कर रहे हो। एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर FC1 यहाँ 4 किलोहर्ट्ज कंसीडर कर रहे हो और FC2 आप 5 किलोहर्ट्ज कंसीडर कर रहे हो, तो 4 टू 5 किलोहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वह ब्लॉक हो जाएगी और रिमेनिंग 0 टू 4 किलोहर्ट्ज या अबव 5 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पास होगी। तो ऐसी सिचुएशन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप उसे कहोगे बैंड स्टॉप फिल्टर। तो ये बैंड स्टॉप फिल्टर में आपको जो ग्राफ है वो इस तरह ऑब्जर्वेबल होगा, पीबी, एसबी और पीबी। पीबी यानी पास बैंड, स्टॉप बैंड, पास बैंड। तो इस तरह 3 सेक्शन में ग्राफ आपका डिवाइड होगा और आप इस तरह उसे ऑब्जर्व करोगे।
और लास्ट वाला जो फिल्टर है उसे हम कहते हैं ऑल पास फिल्टर। ऑल पास बोले तो सभी फ्रीक्वेंसी को पास करना है। ओके, तो जीरो टू इंफिनिटी या जीरो टू माइनस इंफिनिटी जितनी सारी फ्रीक्वेंसी आपके पास ऑब्जर्वेबल है, तो ऑल पास फिल्टर आप उसे यहाँ उसे नाम दे सकते हो। तो रिमेंबर, तो जनरली हम यहाँ ये एनालॉग फिल्टर जो है वो एनालॉग फिल्टर डिजाइन करने जाते हैं विद द हेल्प ऑफ आर एल एंड सी कंपोनेंट्स। लेकिन आर एल और सी कंपोनेंट्स के जो फिल्टर हैं अगर आप यूज करते हो तो एक ही टाइप का जो फिल्टर है वो डिजाइन कर पाते हो। रिमेंबर, अगर आपको लो पास फिल्टर को एज अ हाई पास फिल्टर अगर बनाना है या लो पास फिल्टर में फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करनी है तो आर एल सी के कंपोनेंट भी आपको डिजाइनिंग करके फिर से चेंज करने पड़ेंगे, और वह चेंज करके फिर से नया फिल्टर डिजाइन करने की वहां पर आपको जरूरत होगी। लेकिन अगर वहां पर आप ट्रिमर का यूटिलाइजेशन करते हो तो ट्रिमर का यूटिलाइजेशन करते समय आप वहां पर ट्रिमिंग करके भी आप वहां पर वेरिएबल एनालॉग फिल्टर डिजाइन कर पाते हो। बट अगर आपको वहां और कोई मेजर चेंजेस अगर आपको करने की अगर जरूरत पड़ जाती है तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो ऐसे सिचुएशन में हम ट्रांसफर होते हैं डिजिटल फिल्टर्स की तरफ। ओके, तो डिजिटल फिल्टर में जनरली इस तरह के प्रॉब्लम आपको ऑब्जर्वेबल नहीं होते हैं। और सेकंड थिंग, आपको जनरली जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है कट ऑफ, ओके, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में शार्प आपको कट ऑफ मिल सकता है। तो इस वजह से मोस्टली बैंड सॉरी आप डिजिटल फिल्टर्स की तरफ जाते हो, राइट। मैं अभी आपको यहाँ पर एडवांटेजेस बता रहा हूं डिजिटल फिल्टर के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। रिमेंबर, फर्स्ट एडवांटेज इज जनरली अगर आप बात करोगे तो इन केस अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर डिजाइन करने जाते हो कोई तो भी एखादा आरएलसी कंपोनेंट के द्वारा अगर फिल्टर, तो द साइज ऑफ द फिल्टर विल बी लार्जर वन। रिमेंबर, सो हियर इन टर्म्स ऑफ डिजिटल फिल्टर्स आर पोर्टेबल। ओके, सो पोर्टेबल होने की वजह से जनरली इस तरह के फिल्टर अक्सर टीवी या फिर आपके जो कम्युनिकेशन डिवाइस है या सैटेलाइट है या नेविगेशनल एप्लीकेशन से या रडार से, इनमें आप जनरली अक्सर उन्हें फाइंड करते हो। तो जनरली आजकल जो भी कम्युनिकेशन में मोस्टली जो इक्विपमेंट डिजाइन किए जाते हैं तो अक्सर वह डिजिटल फिल्टर के द्वारा ही डिजाइन किए जाते हैं, और उसी का बेस्ट एडवांटेज आप वहां पर पोर्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हो। सो दैट्स व्हाई वह पोर्टेबिलिटी होने के वजह से दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डिजिटल फिल्टर इज इट इज पोर्टेबल। Second, the performance of the digital filter is repeatable. Remember, in terms of analog filter, बहुत सारे बार आर एल सी की कंपोनेंट की जो वैल्यूज है तो कैपेसिटेंस कभी कभी वहां पर वेरी होता है या और उसके द्वारा या इंडक्टेंस प्रॉपरली वहां पर वैल्यू शो नहीं कर पाता है। तो रिपीटेबल परफॉर्मेंस आपको वहां पर लाने में दिक्कत होती है। तो ऐसी सिचुएशन डिजिटल फिल्टर में इंट्रोड्यूस नहीं होती है। सो इस वजह से जनरली the performance of digital filter is repeatable. Okay, similarly in terms of digital filter you can find a higher flexibility. Okay, because this advantage is brings in consideration of the RLC values. Okay, or you can able to change the frequency range. Okay, so that's why here we will say the digital filter are very flexible. Okay, then fourth point that I am discussing with you related to the analog and digital filter, whatever the filtering is done with the help of digital computer or both filtered or unfiltered data can be saved for further use, right? Means in case if you are going to filter any kind of data, then you can able to save it. Okay, but in terms of analog it is very tricky. Okay, it is very difficult to save your filtered and unfiltered data. Okay, so with the help of digital computer we can easily save our data into the digital filters, right? Then next point that I'd like to discuss here, digital filter have a characteristic that linear phase response is achieved. Okay, आपको जो भी जो रिस्पॉन्स अचीव होगा
तो लीनियर फेज रिस्पॉन्स अचीव होगा. ओके, सच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट पॉसिबल in case of analog filter, right? So remember, linear response is achieved with the help of digital filters. Then next point that I want to focus like this: many input signal can be filtered by one digital filters without replacing the hardware, राइट? यानी आप यहाँ डिजिटल फिल्टर के द्वारा मल्टीपल इनपुट सिग्नल आप फिल्टर आउट कर सकते हो. ओके, विद द हेल्प ऑफ वन डिजिटल फिल्टर. ओके, इट डज नॉट नीड ओके टू रिप्लेस द हार्डवेयर. ओके, बट इन टर्म्स ऑफ एनालॉग फिल्टर it will be necessary to replace that hardware. Okay, so that's why this is the biggest advantage of digital filter over the analog filter. Okay, so that's why you can save the cost of the design as well as the cost of components. Okay, just by giving a simple minor command of filter, okay, you can easily change the set of input signal, right? So that's why here you can say one filter can be used for multiple inputs. Okay, so these are the various examples of advantages of digital filter. Also I want to focus some points that here generally in terms of biomedical or in terms of neural network. Okay, in case if you need minor signal, human tracings point of view, okay, human body signal tracings point of view, in case if you need, okay, in terms of medical electronics or in biomedical electronics, okay, the analog filter will not be helping you. okay, क्योंकि माइनर से माइनर यानी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल पे आपको वहाँ एनालॉग फिल्टर वर्क नहीं होते हैं. याद रखो, ये बिगेस्ट एडवांटेज और रहेगा. यू कैन फाइंड digital filter can be used at very low frequency also, right? Similarly, the maintenance, okay, in terms of analog filter, maintenance is required. Okay, but in terms of digital filter, no need of maintenance. Okay, similarly, with the help of your VLSI technology, you can easily design the hardware of the digital filter. Okay, so that's why the power consumption will be very low as compared to the analog filter. Okay, so these are the various advantage of our digital filter as compared to the analog one. Okay, now keep all the points are in your memory. Okay, now I am trying to start the next one point, that digital filters. Okay, now here when you talk about the digital filter, now I told you the various advantages, but I have not given you an idea what type of filters are coming under the digital filters, right? Okay, now here remember, as per the frequency range point of view, रिमेंबर, अगर मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रेंज अगर कंसीडर करता हूँ, तो भाई अगर इतना एंटायर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए भाई एक ही फिल्टर यहाँ पर पॉसिबल होगा क्या डिजिटल फिल्टर? रिमेंबर, नो नो नेवर. रिमेंबर, यानी अगर मैं यहाँ पर इनफाइनाइट बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर होगी, तो इनफाइनाइट बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ जनरली हम IIR नाम का फिल्टर यहाँ यूज करते हैं. IIR बोले तो इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स. Remember the name what I said, इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर. तो ये पहला फिल्टर रहेगा, यानी ये सभी फ्रीक्वेंसी के लिए, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी के लिए जनरली अक्सर यूज होता है. ओके, तो ये फिल्टर के लिए आपका यूनिट रहेगा यूनिट नंबर 2. और सेकंड नाम का फिल्टर आता है FIR, यानी फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स. यानी कैसा होता है कि जनरली आपको यहाँ पर मैं शॉर्ट किया, अभी लो पास है, हाई पास है, या स्पेसिफाइड बैंड या बैंड स्टॉप है, तो ऐसे सिचुएशन में आप वहां पर कोई तो भी स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्नल वहां पर ऑब्जर्व करना चाहोगे. अगर स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा ब्रॉड रखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी 1 to 2 किलोहर्ट्ज में या 2 to 5 किलोहर्ट्ज में आपका काम
होना चाहिए, और उसमें आप वहां पर जो भी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करना है वो फ्रीक्वेंसी इजीली सेलेक्ट कर इजीली आप सेलेक्ट कर पाए। इस वजह से यहाँ फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर डिजाइन किया जाता है। तो जनरली ये सेकंड टाइप रहेगा, फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स यानी एफआईआर फिल्टर। ये सेकंड जो फिल्टर का टाइप रहेगा, तो ये आपका यूनिट नंबर 3 कवर कर रहा है। हम दोनों यूनिट यहाँ पर 1 बाय 1 जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं IIR फिल्टर, राइट। सो चलिए देखते हैं IIR फिल्टर का क्या यहाँ पर बेसिक हिस्ट्री रहेगा। ओके, और फिर बाद में हम IIR फिल्टर में एंट्री करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट चालू करते हैं। डिजाइन ऑफ IIR फिल्टर from analog filter by using impulse invariance method. Remember, IIR means infinite impulse response filter, right? तो ये फिल्टर डिजाइन करने के लिए हम अडॉप्ट कर रहे हैं इम्पल्स इनवेरिएंस मेथड। ओके, तो ये इम्पल्स इनवेरिएंस मेथड वर्क करती है एनालॉग फिल्टर के ऊपर। तो एनालॉग फिल्टर जो हम डिजाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल आर एल और सी कंपोनेंट के द्वारा, तो आर एल सी कंपोनेंट के द्वारा कुछ तो ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा ना। तो जो ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा वो ट्रांसफर फंक्शन हम यहाँ यूज कर रहे हैं। रिमेंबर, तो वो ट्रांसफर फंक्शन लेकर इस इम्पल्स इनवेरिएंस मेथड को हम यहाँ यूज कर रहे हैं डिजिटल फिल्टर डिजाइन करने के लिए, राइट। मैं पहले आपको ब्लॉक डायग्राम से बताता हूं कि हम क्या कर रहे हैं, यानी आपको आइडिया आ जाएगी कि ये इम्पल्स इनवेरिएंस मेथड वर्क कैसे करती है, राइट। तो एच ए ऑफ एस ये आपका एनालॉग फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है। मैं ये ट्रांसफर फंक्शन ले रहा हूं यहाँ, सो दैट्स व्हाई आई राइट हियर ट्रांसफर फंक्शन इन एनालॉग डोमेन। ओके, तो ये ट्रांसफर फंक्शन हम लेंगे यहाँ पर। ओके, मैं अभी इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है इसका लैपलास इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करता हूँ। ओके, सो दैट्स व्हाई इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म हम इसका फाइंड आउट करेंगे, और ये इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको मिलेगा एज अ एच ए ऑफ टी। ओके, तो एस टू टी हो जाएगा वो, तो आपको मिलेगा यहाँ पर इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। ओके, तो ये इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म हम यहाँ सैम्पलिंग मेथड के द्वारा उसे पास करेंगे। सो दैट्स व्हाई सैम्पलिंग मेथड अडॉप्ट करेंगे हम। ओके, और सैम्पलिंग मेथड में हम जो टी आपको मिल रहा है, जो आप एस डोमेन टू टी डोमेन आ रहे हो, तो उसमें हम यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करेंगे एन टी एस यानी सैम्पलिंग पीरियड। ओके, तो सैम्पलिंग पीरियड के द्वारा हम इसे यहाँ सैंपल आउट कर रहे हैं। तो आपको सैंपल्ड जो एक्सप्रेशन है वो मिलेगा एच ऑफ एन टी एस, राइट। तो ये एच ऑफ एन टी एस ये सैंपल्ड आपको एक्सप्रेशन मिलेगी, और ये सैंपल्ड एक्सप्रेशन फाइनली हम इसमें अडॉप्ट करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म। तो जेड ट्रांसफॉर्म अडॉप्ट करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा फाइनल एक्सप्रेशन एच ऑफ जेड। सो राइट हियर, ओके, अप्लाइंग, okay, z transform, I'm writing in shortcut, so that's why applying z transform to the sampled signal. Okay, and after this z transform you will get a z transform, that is h of z. Okay, so this will be your transfer function in digital domain, right। तो ये इस तरह का हम यहाँ वे और पाथ एडॉप्ट कर रहे हैं, और ये पाथ के द्वारा हम फाइंड करने वाले हैं यहाँ इम्पल्स इनवेरिएंस मेथड का डिजिटल फिल्टर, राइट। चलिए अभी यहाँ पर एक एक मेथड यहाँ एडॉप्ट करते जाते हैं और आगे चलते हैं। ये इम्पल्स इनवेरिएंस मेथड में आपको मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा टू डेवलप
an IR filter transfer function, okay, whose impulse response is sampled version of the impulse response of the analog filter. What I said, remember what is the objective of impulse invariance transform method is to develop an IR filter transfer function whose impulse response is sampled version of the impulse response of the analog filter. Keep it in mind. Okay. This idea is preserving the frequency response characteristics of the analog filter. Remember, this idea or this technique is helping us to preserve the frequency response characteristics of the analog filter. Okay. Now here we are going to consider the impulse response of analog filter, right? Now we take the impulse response of analog filter. Now let h of t is equal to impulse response of analog filter. Okay. Now taking the transfer function of analog filter. Okay. So if you take the transfer function of this analog filter h of t, you will get h a of s. Okay. Generally h of s we will write, but now here I am writing h a is analog filter transfer function, right? So h a of s analog filter transfer function is equal to Laplace, okay, of h of t, right? So that's why here after taking this, now I will get the impulse response will be HA of S is equal to summation of I is equal to 1 to M. Okay. We will write it in terms of distance poles. Okay. Here n number of distance poles are present. So I write AI upon S minus PI, right? So in terms of poles, okay, in terms of zeros are in numerator, poles are in denominator. So that's why AI upon S minus PI. So number of distance poles I am considering. Okay. So here I expand this term A1 upon S minus P1 plus A2 upon S minus P2 plus dash 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 AN upon S minus PN. Okay. Now we will take the Laplace transform, or we will take the inverse Laplace transform of these expressions. Okay. Now हाँ, अभी अगर हम इस टर्म का अगर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लेते हैं तो क्या आएगा? रिमेंबर, मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लेता हूँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी into what? U of t, unit step signal. U of t is a unit step signal. So its Laplace transform is 1 upon s plus a. Okay, so here it is 1 upon s minus a term will be there. So that's why here minus term will be there. Okay, so e raised to plus 80. So here 1 upon minus. If here minus, you will get plus, right? So if you take Laplace in transform of e raised to at, you will get this term. If you take inverse Laplace of this term, you will get e raised to at into u of t. Okay. Now I write the next one term. Okay. Okay, हो गया आपका यहाँ पर इतना लिख के? ओके, लिखो 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 फटाफट, इतना हो गया। मैं आगे चल रहा हूं, जिनका नहीं हुआ वो लिखो, पॉज करो वीडियो को और यहाँ पर लिखिए। ओके, नाउ यहाँ तक इरेज करता हूँ, यानी आपको ये टर्म यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए मेरी रहेगी, राइट? सो हियर आई विल गेट h ऑफ t इज इक्वल टू, ओके, क्योंकि आप यहाँ पर h, ओके, आप यहाँ पर h a ऑफ s का इनवर्स लैप्लास ले रहे हैं। ओके, आई राइट हियर टेकिंग इनवर्स लैप्लास
transform. Okay, so I take the inverse Laplace transform. Okay, this I show you as an example. If you take the inverse Laplace, okay, so here you will get h of t is equal to, okay, so h of t, now I am replacing here a, okay, so directly I write here h of t is equal to what, some, okay, now I write here in the expression, okay, so I will get a1, okay, e raised to at, okay, e raised to at, okay, it's a minus term, okay, and into u of t, right? Okay, so here e raised to at, at means here p1 term is here, right? So that p1 term that I write here, instead of a, I write here p1 into t, right? Got it? A1 into e raised to p1 t into u of t. Okay. Now writing the second one term, okay, I will get a2 what, e raised to p2 t u of t plus dash dash dash, okay, a and e raised to p and t u of t. Got it? समझ में आ गया? Now this is the expression. Now ये a1 a2 अप टू an तक है, मैं इसका यहाँ पर एक सम टर्म कर लेता हूँ. ओके, अगर सम टर्म अगर कर लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 1 2 3 है, तो इसलिए i इज इक्वल टू 1 टू n. ओके, यहाँ पर लेता हूँ, सो दैट्स व्हाई i इज इक्वल टू 1 टू n. ओके, ai, okay, a1 a2 a3 up to an, so that's why I write here a is equal to ai, okay, e raised to p I, okay, 1 2 3 into t and u of t. Okay, this term I will get, right? Okay, good doubt? Okay, here u of t is a continuous unit step signal ना, मैं इसको इरेज कर लूं अभी, यहाँ आपके लिए यहाँ पर लिखता हूं, आप नीचे लिखिए. ओके, लिख लो आप यहाँ पर. ओके, हियर u of t is continuous unit step signal, राइट? ओके, और अब हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं टी टर्म और एन टर्म, राइट? सो हियर लेट t is sampling period. Okay, we are going to transform it into the sampling period. Okay, we take the sampling, I told you in the block diagram. Okay, so we will take here the sampling. So sampling point of view here, we have to multiply it by with nt. Okay, so h of n, okay, I write h of n is a impulse. Okay, impulse response of digital filter, राइट? तो ये h of n हो जाएगा यहाँ पर डिजिटल फिल्टर का impulse response. Okay, so the impulse response of digital filter is obtained by uniformly sampling the impulse response of the analog filter, right? क्या बोला मैं बात? यहाँ पर हम t एज अ सैम्पलिंग पीरियड ले रहे हैं और h ऑफ n यहाँ पर ले रहे हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ डिजिटल फिल्टर. मैं अभी यहाँ पर सैम्पलिंग कैरी आउट करने जा रहा हूँ. सो दैट्स व्हाई द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ डिजिटल फिल्टर इज ऑब्टेन बाय यूनिफॉर्मली सैम्पलिंग द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द एनालॉग फिल्टर. तो यहाँ h ऑफ n लिख रहा हूं, h ऑफ n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h ऑफ t. ओके, तो हम यहाँ पर t को रिप्लेस करेंगे एज अ st, राइट? सो आई विल गेट हियर h ऑफ nt. ओके, so I will get here
h of n t, right? So h of n is equal to h of t. T is replaced by n into t. Okay, so I write here n into t. Okay, right, n into t. So nt, तो एन टी यहां पर आएगा, सो इज इक्वल टू एच ऑफ एन टी, राइट? तो अब यहां पर ये एक्सप्रेशन रहेगा मेरा, राइट? हो गया इतना आपका लिख के, हो गया इतना आपका लिख के। चलो नेक्स्ट स्टेप लिखता हूं यहां पर ऊपर। ओके, क्या रहेगी मेरी नेक्स्ट स्टेप? जो समेशन टर्म है, तो एच ऑफ एन टी मेरा रहेगा एच ऑफ एन टी is directly proportional to the summation of I is equal to 1 to what? N into AI e raised to pi into nt. Okay, t is replaced as a nt u of nt. Got it? Right? Okay, so now I am expanding this expression. I am expanding this again, this expression. What I will get? A1 e raised to pi into nt. Okay, u of nt. Okay, so A1 into e raised to p1 nt u of nt plus A2 e raised to p2 nt u of nt plus dash 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 dash, you will get an e raised to pn nt u of nt. Okay, this expression I will get. Okay, now this is a h of nt expression. Okay, this expression will obtain after the sampling. Okay, now we are going to take its z transform. Okay, so for z transform point of view here, now ये इरेज कर लो भाई इतना सारा ये नीचे का। ओके, लिख लो बराबर, फटाफट फटाफट फटाफट। ओके, अब यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर z ट्रांसफॉर्म लेने जा रहा हूं, बट z ट्रांसफॉर्म को आपका यहाँ पर सिग्नल एंड सिस्टम में ऑलरेडी यूनिट हुआ था। क्या आप मुझे बता सकते हो इस एक्सप्रेशन का z ट्रांसफॉर्म e रेस टू p1 nt इंटू u ऑफ nt, इसका आप मुझे z ट्रांसफॉर्म बता सकते हो? क्या था z? चलो देखिए जेड ट्रांसफॉर्म क्या आया। जेड ट्रांसफॉर्म यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए एन टी इंटू यू ऑफ एन टी। क्या था ये फॉर्मूला? आपने ऑलरेडी सिग्नल एंड सिस्टम में देखा था। ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 माइनस ई रेस टू ए टी इंटू जेड रेस टू माइनस 1, राइट? तो ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये प्रॉपर्टी भी है, राइट? तो एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी थी, तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर पुट आउट करते हैं। ओके, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर पुट आउट करके हम यहाँ पर फाइनल आंसर फाइंडिंग करते हैं, राइट? सो आई राइट हियर टेकिंग z transform. Okay, so I write here h of z is equal to what? h of n. Okay, so हमने यहाँ पर h of nt है। okay, h of nt से पहले क्या था? h of n, summation of n is equal to 0 to infinity. okay, ये I is equal to 0 to infinity, right? h of n z raised to minus n, right? तो हम h of n यहाँ पर h of nt की वैल्यू पुट आउट करते हैं, तो h of nt की वैल्यू ये, राइट? तो चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखता हूं, h of z इज इक्वल टू दिस टर्म। ओके, ये टर्म को एक्सपांडेड है, ये टर्म को एक्सपांडेड यहाँ पर ये इसका z ट्रांसफॉर्म लेता हूं मैं, राइट हियर। तो यहाँ ऊपर लिखता हूं, आपके सामने है ये एक्सप्रेशन, इसी का z ट्रांसफॉर्म लेने वाले हैं। सो आई एम राइटिंग हियर h ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट? a1। ओके, ये a1 कांस्टेंट है भाई, a1 इंटू ओके 1 अपॉन 1 माइनस e रेस टू a अभी यहाँ पर nt है, a nt, तो राइट हियर वी हैव व्हाट? p1, n निकल गया,
So that's why P1, okay, or what, T and Z raised to minus 1. आ गया देखो, what, A1 constant term upon 1 minus P1, ओके, ये A जो है वो हम पुट आउट कर रहे हैं एज अ P1, ओके, NT की जगह N, ओके, NT की जगह T इंटू Z रेस टू माइनस 1, राइट. सिमिलरली प्लस A2 अपॉन 1 माइनस E रेस टू P2 T Z रेस टू माइनस 1 प्लस डैश 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 AN अपॉन 1 माइनस E raised to Pn into T Z raised to minus 1. Right? Got it? Okay. Now लिखो 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 फटाफट फटाफट. हो गया आपका? ये लिख के हो गया. ये H of Z लिखो. चलो आखिरी यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ इस एक्सप्रेशन को, सबको समराइज करता हूँ. सबको समराइज यानी समेशन ऑफ I इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर 1 से टर्म चालू हो रही है, इस वजह से 1 to m ले रहा हूँ, ओके, या n ले लो, आखिरी n वैल्यू है आपकी, ये n वैल्यू है आपका, यहाँ n t है, तो I इज इक्वल टू 1 to n, राइट. और AI upon 1 minus E raised to Pi into T Z raised to minus 1, right? So this is my final expression of H of Z, right? So this expression that I expect. हो गया लिख के? मैंने आपको एनालॉग फिल्टर का एक्सप्रेशन दिया था, ओके. HA of S is equal to summation of I is equal to 1 to M AI upon S minus PI, right? तो ये एक्सप्रेशन था एनालॉग फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन का, और ये हमारा Z ट्रांसफॉर्म का डिजिटल एक्सप्रेशन है. अब दोनों को हम यहां पर कंपेयर करते हैं, राइट. इसमें हमें मिला है 1 अपॉन S माइनस पी आई, जो पोल्स है मैं वो पोल्स ले रहा हूं, 1 अपॉन S माइनस पी आई, ओके. हमने इसे ट्रांसफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ इम्पल्स इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्म के द्वारा, ओके. और हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिल रहा है 1 अपॉन 1 माइनस ई रेस टू Pi T Z रेस टू माइनस 1, राइट. तो ये हमें फाइनली एक्सप्रेशन मिल रहा है, राइट. हम इन दोनों को अभी यहाँ पर कंपेयर करते हैं, राइट. अब यहाँ आपको मिल रहा है एनालॉग पोल्स. एनालॉग पोल्स आपके पास यहाँ पर है, एनालॉग पोल्स इज इक्वल टू S इज इक्वल टू Pi, ओके. नाउ वी आर गोइंग टू मैप इनटू द डिजिटल पोल्स. आपके पास डिजिटल पोल्स भी है. कौन से है डिजिटल पोल्स? डिजिटल पोल्स है आपके पास Z इज इक्वल टू व्हाट, E रेस टू Pi इंटू T. तो ये डिजिटल पोल्स है आपके पास यहाँ, राइट. तो ये एनालॉग पोल्स है और ये डिजिटल पोल्स है. हम इन दोनों की यहाँ पर मैपिंग कैरी आउट कर रहे हैं, ओके. अब ये मैपिंग हम यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ रिलेशन हम लेकर जा रहे हैं, राइट. तो हम ये एनालॉग पोल्स लिए थे एस डोमेन में, ये डिजिटल पोल्स लिए थे जेड डोमेन्स में, राइट. अब मैं यहाँ पर एस डोमेन और जेड डोमेन में यहाँ पर आपको ड्रॉ आउट करके देता हूं एक्सप्रेशंस, ओके. यहाँ पर ये दोनों एक्सप्रेशंस हम ड्रॉ आउट करते हैं. हो गया आपका लिख के? ओके. चलो मैं आगे, चलिए इरेज करूं मैं ये. चलो इस डोमेन में आपने इस तरह का ग्राफ ड्रॉ किया था, याद है? सिग्मा, जे ओहम या जे ओमेगा, राइट, याद है? ओके. और आपने इसे नाम दिया था एस प्लेन, राइट.
और z प्लेन। है, याद है कुछ थोड़ा 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 थोड़ा? यहाँ था रियल और ये था इमेजिनरी, राइट? अब हम ये पोल्स पुट आउट कर रहे हैं। तो अगर आप ये पोल्स का अगर आप प्रेजेंटेशन, तो ये देखिए पोल्स को अगर आप यहाँ पर पुट आउट करने जाते हैं तो पोल्स में भी निगेटिव और पोल्स में भी पॉजिटिव। तो फॉर एग्जांपल अगर निगेटिव है तो वो निगेटिव आपको इस तरह यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। ओके, अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव इस तरह यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, और वो इस प्रकार यहाँ पर इस प्लेन में वो लाई करेंगे। ऐसा मैं यहाँ कंसीडर करता हूँ, राइट? तो वो लेफ्ट हैंड साइड लाई कर रहे हैं। ओके, अब ये अगर इस तरह अगर लाई कर रहे हैं एस प्लेन में, अगर मैं इसे यहाँ जेड डोमेन में अगर लेकर जा रहा हूं, तो जेड डोमेन में ये जो डिजिटल पोल्स मैंने ये फाइंड आउट किए हैं, तो इसको मैं अगर यहाँ जेड प्लेन में अगर उसे ड्रॉ करता हूं, तो ये मुझे एज अ यूनिट सर्कल यहाँ पर दिखाई देंगे, राइट? क्योंकि z इज इक्वल टू ई रेश टू पी आई इंटू टी है, सो आई विल गेट अ यूनिट सर्कल। तो मैं यहाँ पर ये यूनिट सर्कल ड्रॉ करता हूं, क्योंकि ये यूनिट सर्कल के तरह मुझे यहाँ पर इस तरह ड्रॉ होंगे। और ये पोल्स ई रेश टू 1 माइनस ई रेश टू पी आई है, तो ई 1 माइनस ई रेश टू पी आई ने इन साइड लाए होंगे। है, सीखा है हमने, राइट? तो इस तरह वह लाए हो सकते हैं, राइट? तो अब मैं यहाँ पर मैपिंग करने जा रहा हूं इन दोनों की, और हम यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ओके, अगर आप यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो हमने एस डोमेन में एक्सप्रेशंस क्या लिया था? एस इज इक्वल टू व्हाट? एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओहम, राइट? और z डोमेन में हमने एक्सप्रेशन क्या लिया था? z इज इक्वल टू r इंटू ई रेश टू जे डब्ल्यू। ओके, z इज इक्वल टू r इंटू ई रेश टू जे डब्ल्यू, राइट? याद है आपको थोड़ा थोड़ा? अगर यहाँ हम यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैपिंग अगर लेते हैं, द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैपिंग लेते हैं, तो यहाँ इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, राइट? ये थोड़ा इरेज कर लो यहाँ से। बात समझ में आ रही है मेरी, राइट? अब हम यहाँ रिलेशन ले रहे हैं एनालॉग फिल्टर एंड डिजिटल, सॉरी, एनालॉग पोल्स एंड डिजिटल पोल्स की, राइट? I am writing here the relation between analog and digital poles. Okay, so here r into e raised to jw, okay, is z, okay, is directly proportional to what? Okay, generally here what we say, z is equal to e raised to st, right? z is equal to e raised to st. okay, अगर z डोमेन और s डोमेन में अगर आप रिलेशन अगर शो आउट करते हैं, तो एनालॉग पोल्स और डिजिटल पोल्स की अगर रिलेशन अगर आप शो करेंगे, तो रिलेशन आप इस एक्सप्रेशंस के द्वारा शो करेंगे, z इज इक्वल टू e रेज टू st, right? So that's why I write here what is z and what is s. okay, so that's why here what is z? Z is equal to r e raised to j omega, and what is st? okay, e raised to, okay, s. okay, I am putting here sigma plus j ohm, okay, into t, right? So I separate out here e raised to sigma into t, okay, into e raised to j ohm into t, right? So when I separate it, okay, I write it here the real term and imaginary term. Okay, the real term is
Okay, r is equal to e raised to sigma into t, and imaginary term e raised to j omega is equal to what? E raised to j ohm into t, right? So here I will get both term. Okay, r is equal to e raised to sigma t, and e raised to j omega is equal to e raised to j ohm into t. Now here exponent terms are common, j terms are common, so I write here omega is equal to ohm into t. May I write in this fashion? So you will get the digital filter designing. Okay, you will get the digital filter designing. Okay, so here I will say here impulse invariant transform is designed with the help of these expressions, right? आप यहाँ पर फाइंड कर रहे हो ओमेगा इज इक्वल टू ओहम इंटू टी, राइट? तो ये यहाँ शो आउट कर रहा है डिजिटल फ्रीक्वेंसी, राइट? और अगर एनालॉग फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो एनालॉग फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा ओहम इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी। ओके, तो ये रिलेशन रहेगा, तो ये मैपिंग होगा आपका एनालॉग और डिजिटल फ्रीक्वेंसी के बीच में। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस analog to digital frequency is not one-to-one mapping. Okay, now here the mapping from analog frequency ohm to the digital frequency omega is many into one. Remember what I said? The mapping from the analog frequency ohm to the digital frequency omega is many into one. Okay, so that mapping is called many into one. Okay, so it reflects the effect of aliasing. Okay, due to the sampling. Okay, because of the sampling effect you will get the aliasing effect, and here you will find the h of z, right? So you will got the impulse invariant transformation, right? Now I am giving you the useful impulse invariant transform equations. Okay, see, these are the properties of impulse invariant transformation. Okay, I am not giving you the proof because it will be low lengthy one. Okay, so I am giving you directly the properties. So keep it in mind. These properties are present for impulse invariant transformation. Now, here first property is 1 upon s plus pi raised to m. Okay, in case if there is a problem of this, okay, in terms of 1 upon s plus pi raised to m, so you will transform it as a minus 1 raised to m minus 1 upon m minus 1 factorial into d raised to m minus 1 upon d pi raised to m minus 1 into 1 upon 1 minus e raised to minus pi into t z raised to minus 1. Okay, this is the first property. Secondly, the problem may comes in the fashion like this: s plus a upon s plus a raised to s plus a bracket square plus b square. So you can write the direct solution as a 1 minus e raised to minus st in bracket cos b into t z raised to minus 1 upon 1 minus twice e raised to minus st in bracket cos bt z raised to minus 1 plus e raised to minus 2at z raised to minus 2, right? And the third property is b upon s plus a bracket square plus b square. Okay, so its solution is e raised to minus st in bracket sine bt into z raised to minus 1 upon 1 minus twice e raised to minus st in bracket cos bt z raised to minus 1 plus e raised to minus twice at z raised to minus 2, right? Okay, you write, note down it in your book. Okay, so whenever we go for the problem, you should able to solve it. Okay, so just remember all these things, and we go for the problems of the digital filter. So we will go for solving this digital filter. Okay, so next lecture we will go for it. Okay.